Assalamualaikum, dear viewers, dear friends, welcome to my channel SSNPMS एस्पायरेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट काजेज इम्प्लीकेशंस एंड सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है जो अभी अगर आप इंटरनेशनल आईआर के स्टूडेंट भी हैं या आप सीएसएस या पीएमएस का पेपर दे रहे हैं तो आपको पता है जो आजकल सबसे बड़ा इशू है जो लास्ट 24 फरवरी से यानी 2021 से स्टार्ट हुआ है, सॉरी ये जनवरी से और फिर भी 2022 से ये रशिया का यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसके बारे में इवन के ये प्रीवियस जो सीएसएस की मई में अटैम्प्ट आई है और पीएमएस की आई है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये अभी तक भी इशू जारी है। तो इसके बारे में इस जो मतलब फेब 23 में आ रहा है सीएसएस का एग्ज़ाम और पीएमएस का एग्ज़ाम आगे आ रहा है, तो उसमें ये फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि इस जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स के जो काजेज़ और इम्प्लीकेशंस और इसके सॉल्यूशंस के बारे में वो आपसे ज़रूर को पूछेगा, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसने पूरी दुनिया पे इसकी इम्प्लीकेशंस हुई हैं, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमी पे, ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशन पे, यूएन पे, मतलब जो यूएन का फेलियर भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं कर सकता। इसके अलावा वेस्टर्न इकोनॉमी पे, यूएसए रशिया रिलेशन पे, यूएसए चाइना रिलेशन पे, यूएसए इंडिया रिलेशन पे, पाकिस्तान यूएसए रिलेशन पे। तो इस जो कॉन्फ्लिक्ट के अभी तक जो असरात हैं, इवन के पाकिस्तान में जो अभी भी जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है उसमें भी इस कॉन्फ्लिक्ट के बड़े मतलब काजेज और इम्प्लीकेशंस हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे इसकी आउटलाइन बनाई जाए और ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो दोस्तों इसकी मैंने समरी आउटलाइंस और जो इसकी काजेज़ हैं वो शॉर्टली उसकी आउटलाइन बना दी है और इसको शॉर्टली मतलब डिस्कस करने की कोशिश की, और इसके अंदर आप एडअप चीज़ें कर सकते हैं, आप इसको और कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो सीएसएस पीएमएस में जो जितना ज़्यादा आपका जो आंसर है वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा और जितना लॉजिकल और रीजनिंग के बेस पे होगा उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। तो अगर ये ऐसे भी आ जाता है तो आपने इसकी आउटलाइन कैसे बनानी है, और अगर आपको ये करंट अफेयर में आता है तो इसको आपने किस तरह हेडिंग दे दे के लिखनी है। आपको इंशाल्लाह ऐसे के बारे में भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसे में हेडिंग नहीं देनी होती और उसमें कैसे ऐसे को लिखते हैं। तो आपने इसको जैसे ये मैं आपको करवा रहा हूँ ऐसे में तो नहीं लिखना, लेकिन आउटलाइन इसी तरह लिखनी है, और ये जो आपको एक मतलब डायरेक्शन और डिमेंशंस मिलेंगी ये आपके लिए उसमें लिखने में बड़ी हेल्पफुल होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रशिया जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, आपको पता है इसने क्या किया कि इसने सीरियस थ्रेट जो रीजनल और ग्लोबल पीस पे ना मतलब इसने पॉजिट किया है कि उस रीजनल पीस और सिक्योरिटी पे, कि आपको पता है जब भी कोई वार यानी इरप्ट होती है तो उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, उसके जो सवेयर इकोनॉमिक रिप्रिकॉशंस होती हैं वो बड़ी मतलब लॉन्ग टाइम होती हैं और बड़ी डीपली होती हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में भी आपको पता है जो एक प्रोजेक्शन ऑफ प्रीवियस जो सेंचुरी कोल्ड वार है बिटवीन द यूएसए और यूएसए और यूएसएसआर, तो उसको उसकी भी इसको एक कड़ी समझा जा सकता है। तो इसकी आउटलाइन कुछ इस तरह है कि आपने सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना है, फिर आपने बताना है कि हाउ रशिया मतलब जो है यूक्रेन कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, जो ये स्टार्ट बेसिकली कहाँ से हुआ, काजेज़ क्या हैं इस कन्फ्लिक्ट की, आइडियोलॉजिकल रीज़न एंड कल्चर रीज़न, यानी ये थर्ड की ही सब हेडिंग आ गई हैं 3.1 2 3 4। तो यानी आपने ये 3 मेन हेडिंग, उसके बाद जो थर्ड आपकी काजेज़ है उसमें से उसकी 4 मैंने लिखी हुई, आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें इंशाल्लाह, ताकि हम इस क्वेश्चन में वो भी ऐड करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी मिले। मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक काजेज़ हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस हैं, यानी ये आपकी 4 जो बेसिक मैंने रीज़न फाइंड किए हैं कि अगर आपको ये सीएसएस में क्वेश्चन आता तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। आगे इम्प्लीकेशन ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस की हैं, इसकी डोमेस्टिक इम्प्लीकेशन है, रीजनल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशन हैं, सोल्यूशंस हैं, आप जो इसके इम्प्लीकेशन है और इसमें मतलब इकोनॉमिकल जो है इसकी हैं जो डोमेस्टिक में आप मतलब मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं, रीजनल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशन, ग्लोबल और रीजनल जो इकोनॉमी और फूड क्राइसिस और जो है क्लाइमेट पे इसके इम्पैक्ट्स और डिफरेंट मतलब जो
पावर्टी इंक्रीज, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स आप हर तरह से इसको मतलब इसकी डिमेंशन में देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी आउटलाइन है और बहुत ही अच्छा आपको एक ट्रैक्शन मिलेगी इस क्वेश्चन को हैंडल करने की। फिर सोल्यूशन के बारे में, क्योंकि आप एक CSP और PMS ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आपको इस पे भी पूरा हासिल होना चाहिए कि आपके पास क्या सोल्यूशन हैं, आप क्या इनको करते हैं। फिर आपको पता है जब भी कोई क्वेश्चन या कोई ऐसे लिखा जाता है तो उसको समिंग अप, उसका बड़ा द क्रक्स ऑफ द मैटर, यानी उसका सोल्यूशन मतलब आप क्या देते हैं, उसको सम अप आप कैसे करते हैं। तो ये बड़े अहम मतलब क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाते हैं कि आउटलाइन हमें पता चल गई, आप इनको कॉपी पे नोट करें, इनके अंदर मज़ीद ऐड करें, तो आपको ये एक अच्छा क्वेश्चन जो रशिया यूक्रेन का इशू है इसमें मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता आउटलाइन है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये क्वेश्चन में आप जब CSS में अटैम्प्ट करना है तो आपने बाकायदा तौर पे इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसकी लिखनी है, इस तरह हेडिंग देके। लेकिन जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो ऐसे में सिर्फ आउटलाइन होती है, उसमें अंदर यानी इन द रिटन जो पैराग्राफ होते हैं उसमें हेडिंग नहीं लगानी है आपने। तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए है, करंट अफेयर के। लेकिन यही मटेरियल आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं विदाउट हेडिंग, क्योंकि हेडिंग आपने आउटलाइन में लिखनी है। तो आप क्वेश्चन में आउटलाइन लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास 45-48 मिनट्स हैं, तो आपने कोशिश करना है आप इस क्वेश्चन को विद मतलब कॉम्प्रीहेंसिव वे और विद मतलब ब्रीफली बताते जाना। जैसे ये बहुत ब्रीफली, ये क्वेश्चन के लिए तो आपके लिए बेहतरीन मटेरियल, अगर आप इतना लिख देते हो तो आप बेहतरीन लिखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आएँ तो यूक्रेन के आपको पता है, मैं आपको नीचे पिक्चर में इनका बॉर्डर भी दिखाऊंगा रशिया के साथ। तो यूक्रेन जो है उसका बॉर्डर रशिया के साथ शेयर है। और अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में बैक में जाएं यानी USSR को देखें, तो किसी दौर में जो ये यूक्रेन था ये USSR का पार्ट था। तो ये आपको पता है जब डिसइंटीग्रेशन हुई है USSR की 1991 में आफ्टर द वार ऑफ अफ़गानिस्तान, तो उसमें आपको पता है USSR जो था वो टोटली तौर पे डिसइंटीग्रेट हो गया। तो उनमें से जो रियासतें जो उसके पार्ट्स अलहदा हुए उनमें से यूक्रेन भी एक था। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि रशिया जो है उसने ऑलवेज ट्राइड किया है कि वो इंडिपेंडेंट तो हो गया है मतलब यूक्रेन, लेकिन उसने कोशिश किया है कि वो यूक्रेन में कोई ऐसी गवर्नमेंट रहे जो कि उनकी पपेट गवर्नमेंट हो, जिसको वो मतलब अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करे। तो लेकिन जो प्रेजेंट इसमें थी उसकी गवर्नमेंट जो अभी ऑरेंज, मैंने आगे इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो मैं बताऊंगा। तो वो मतलब एंटी रशियन गवर्नमेंट थी, तो जिसकी वजह से इनका एक जो कॉन्फ्लिक्ट है ना बेसिकली स्टार्ट होता है 2014 से। तो हाउ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टार्ट क्या हुआ। बैकग्राउंड तो इसका ये है कि किसी दौर में रशिया का ये पार्ट था यूक्रेन, और जो 1991 में जब रशिया की डिसइंटीग्रेशन हुई तो ये अलहदा हो गया। तो रशिया ने हमेशा अपने पर्पसेस यानी अपने, आपको पता है दुनिया में जितने भी बड़े यानी सुपर पावर्स हैं वो कोशिश करती हैं कि वो अपने मतलब एम्स और प्रोजेक्ट्स और अपने जो है पर्पसेस को अचीव करने के लिए डिफरेंट जो मतलब डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें ऐसी गवर्नमेंट्स लेके आए जो प्रो अमेरिकन हो, प्रो रशियन हो, प्रो चाइनीज़ हो। तो इस तरह जितनी भी बड़ी रियासतें उनका ये होता है यानी एक पर्सपेक्टिव कि वो अपनी ही ऐसी गवर्नमेंट्स को मतलब उस वहाँ पे सपोर्ट कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट वे से, जो कि उनके मकसद के लिए यानी उनकी हेल्प कर रही होती है। तो ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखें तो आपको पता है 2014 में ना रशिया ने, आपको पता है कि वो एक, ये मैं पिक्चर में आपको दिखाता हूँ इनका बॉर्डर, कि 2014 में ना असल में ऑरेंज रेवोल्यूशन आया यूक्रेन में। ये ऑरेंज रेवोल्यूशन को ना आप सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे, ये आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपके लिए ना थोड़ा सा अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू में बड़ा हेल्पफुल होगा कि ऑरेंज रेवोल्यूशन क्या था। तो उसमें जो था ना प्रो मॉस्को गवर्नमेंट थी, वो उन्होंने वहाँ से उसको जो उनके वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया गया, और जो इंस्टॉल एक प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट इंस्टॉल होगी, जिसमें वो अभी जो अलसिंस उनके वो एक बहुत ही फेमस उनके वो एक्टर थे, तो वो आजकल उनके वो प्रेसिडेंट हैं। तो उस जो प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट थी उसको अब आपको पता है रशिया के लिए वो एक बड़ा मसला बन गया। तो इट वाज इन रिटॉलिएशन दैट रशिया नेक्स्ट क्रीम है। तो रशिया ने क्या किया, जब प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जनाब वो एक मतलब प्रो ऑरेंज रेवोल्यूशन का बहाना लगाते हुए उन्होंने ना यूक्रेन पे अटैक कर दिया। आइए बॉर्डर देखें, ये रशिया है राइट साइड पे, ये यूक्रेन है, इनके दरमियान ये ब्लैक सी है, ठीक है। तो अब आप देखें तो ये क्रीमिया था,
यानी कि ये देखें, ये क्रीमिया है, क्रीमिया रशिया ने ये क्रीमिया वाला पार्ट जो किसी दौर में यूक्रेन का पार्ट था, उन्होंने इस पे एनेक्स यानी कब्ज़ा कर लिया अटैक करके, और इसको उन्होंने बाकायदा तौर पे अपना पार्ट डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्रीमिया किसी दौर में यूक्रेन का पार्ट था, यानी तो किसी दौर का 2014 से पहले पार्ट था, और उन्होंने इसके ये जो इलाके थे जिसमें मोस्टली रशियन बोलने वाले लोग रहते थे, ये सारा इलाका कब्जे कर लिया। और यहाँ से असल में बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। तो अब रशिया ने इस जो मतलब ये सारा इलाका है जो ये क्रीमिया का यूक्रेन से छीन लिया, ये 2014 की बात है। तो उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट इनका बाकायदा तौर पे शुरू हो गया। अब आगे देखते हैं कि जो क्रीमिया था वो आपको पता है जो साउथर्न पार्ट है, ये यूक्रेन के साउथ में है, यानी ये यूक्रेन जो है ना इसके साउथ पार्ट में ये क्रीमिया है। तो जब उन्होंने इसका ये जो क्रीमिया का पार्ट है यूक्रेन ने इसने सॉरी, तो क्रीमिया जो है वो इसके साउथ में था यूक्रेन के, तो उन्होंने इसको जो क्रीमिया को मतलब छीन लिया इससे यूक्रेन से। तो रशिया आल्सो कैप्चर्ड अ नेवल बेस। अब यहाँ पे एक और भी देखेंगे आप, जो पर इनका क्रीमिया छीनने का मकसद था वो ये था कि जो एक इनकी एक नेवी की बेस भी थी वो भी यूक्रेन की इन्होंने छीन ली, और मोबिलाइज ट्रूप थे, और अपने जो ट्रूप्स थे यानी ये रशिया से यहाँ पे उन्होंने उनको मोबिलाइज कर दिया कि वो यहाँ से यहाँ उन्होंने इस पे बिठा दिए। तो इससे क्या हुआ कि वाई डिड रशिया कैप्चर नेक्स्ट क्रीमिया, तो इसकी रीज़न ये थी कि एक जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस थी वो हम लोग नीचे इसी आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कि उनको असल में इस बेसिकली क्रीमिया पे अटैक करने का क्या फ़ायदा था और उसके पीछे उनके क्या पर्पजेस थे। तो आपको बैकग्राउंड का पता चल गया, आपको ये पता चल गया किसी दौर में जो यूक्रेन था वो रशिया का पार्ट था, आपको ये पता चल गया कि इनकी जो लड़ाई है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है 2014 में ऑरेंज रेवोल्यूशन के बाद, और जो प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं उसकी वजह से। तो अब जो उन्होंने क्रीमिया पे अटैक किया, क्रीमिया को कब्जा किया, उसकी वजह मैंने आपको बताई कि उनकी जो एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस थी, जो कि स्वाल टॉपल एक उनकी बंदरगाह थी नेवल, तो उसकी वजह से उन्होंने इसको किया। और मज़ीद भी इसकी इम्प्लीकेशन थी वो भी मैं आपको बताता हूँ इसके उनको क्या जो थे सिग्निफिकेंट। अब काजेज़ ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की, वो काजेज़ बेसिकली क्या हैं दोस्तों? काजेज़ ये हैं दो। पहले नंबर पे तो आइडियोलॉजिकल और कल्चरल रीज़न है। अब जो यूक्रेन है ना उसमें दो तरह के लोग रहते हैं, एक है रशियन बोलने वाले और एक यूक्रेनी है। तो जो रशियन मतलब हैं लोग वो अब बेसिकली वो रशिया को ही मतलब सपोर्ट करते हैं, और जिसमें से क्रीमिया है, डोहान्स है और वुहान्स है, जिन अभी उनके वो उन सिटीज़ पे उन्होंने कब्जे किए हैं। तो जो आइडियोलॉजिकल रीज़न थी एक बड़ा फैक्टर था। द काजेज ऑफ रशिया कैन काज मल्टीपल, जिसमें से सबसे पहले बेसिकली रशियन एम्पायर इमर्ज फ्राम यूक्रेन। तो आपको पता है जो रशियन है वो एम्पायर वो यूक्रेन ही से मर्ज है। तो इन अदर वर्ड्स इट वाज द रूट ऑफ रशियन सिविलाइजेशन। तो आपको पता है जो यूक्रेन है ये किसी दौर में रशिया का पार्ट था, तो ये रशियन सिविलाइजेशन ही की मतलब एक जड़ है। तो जो रशियन है वो कहते हैं कि जो मतलब यूक्रेन है वो उनकी मतलब एक इब्तदा यहीं से वो आगे बढ़े हैं। तो इट इज़ द रीज़न दैट दे आर नॉट लेटिंग इट गो। तो वो किसी सूरत में भी नहीं चाहते कि ये यूक्रेन है ये यूरोपीय यूनियन में जाए या नेटो का ये पार्ट बने। तो ऑन द अदर हैंड यूक्रेन कंसीडर इटसेल्फ जो सेपरेट आइडेंटिटी, जो यूक्रेन है वो कहता नहीं जी मैं तो एक सेपरेट आइडेंटिटी हूँ, मेरा रशिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और स्टैंड अलोन सिविलाइजेशन मेरी अलग अलग अपनी एक तहजीब है। तो जिसको रशियन ने टोटली तौर पे रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ से क्लैश बिटवीन द एस्पायरेशन ऑफ बोथ स्टेट इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीज़न बोथ बिहाइंड द रशियन और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो क्लैश के नीचे सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल रीज़न है कि यूक्रेन कहता है जो उसकी रूट है वो रशियन रेवोल्यूशन की वो यूक्रेन है, वो रशिया जो एम्पायर है वो इमर्ज फ्राम यूक्रेन ही से मर्ज हुई यानी उभरी। तो लेकिन रशियन जो यूक्रेनी है वो इसको रिजेक्ट करते हैं। तो वो एक जो बड़ी रीज़नों में से बताया जाता है वो एक रीज़न ये भी है कि जो इनकी कॉन्फ्लिक्ट की बनी। दूसरी रीज़न आगे आप देखें मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक काज है। जो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक काज है वो क्या है जी? आपको पता है ड्यू टू कोल्ड वाटर्स, जो वहाँ पे कोल्ड वाटर हैं यानी तकरीबन 9 महीने तक वो पूरे मतलब जो समंदर है वो बर्फ़ उनमें जमी रहती है, और जो तजारती रास्ते वो बंद होते हैं। तो रशिया जो उसका आउटरीच के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
का जो बहुत ही लिमिटेड है। तो यूक्रेन उसको एक बहुत ही मतलब बेटर वे थ्रू क्रीमिया मतलब वहाँ पे पूरी दुनिया और ख़ासकर वेस्ट के साथ जुड़ने में मदद देता है। तो रशिया जो है वो आपको पता है, अगर वो ये यूक्रेन जो है वो पार्ट बनता है नेटो का, तो रशिया के लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा। मतलब वो फ्रॉम द सीज ऑफ ओजोस टू द मेडिटेरियन सी एंड बियॉन्ड रशिया कैन एक्सेस द वर्ल्ड थ्रू क्रीमिया। तो वो जो क्रीमिया भी अगर उनका उनके अंडर चले जाता है यूक्रेन के, तो वो उनके लिए बहुत ही बड़ा मसला बनेगा। और यूएसए वांट यूक्रेन टू बी अ पार्ट ऑफ नेटो, लेकिन जो यूएसए अमेरिका है वो बड़ी सुपर पावर है, वो चाहता है कि यूक्रेन इसका पार्ट बने ताकि वो रशिया को इससे ब्लैकमेल भी करे, रशिया को यानी कमज़ोर करे थ्रू मतलब जो है उसकी तजारत को मतलब कम करके, और उसको मतलब थ्रू बॉर्डर पे उसके नेटो को बिठा के। और आपको पता है नेटो का सबसे बड़ी जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो आपको पता है यूएसए है। तो वो चाहता है कि जो यूक्रेन है वो इसका पार्ट बने नेटो का। तो आगे इकोनॉमिक रीज़न जो है उसमें से जी यूक्रेन आपको पता है उस वो एक ग्रेन सबसे ज़्यादा दुनिया में रशिया और यूक्रेन में होते हैं। तो मिनरल्स, ऑयल्स, कोल और हैंस बोथ द आउट जो है कंटेंडिंग स्टेट्स रशिया और यूएसए वांट टू इंटीग्रेट यूक्रेन इनटू देयर ओन इकोनॉमिक यूनियंस। तो अब जो है यूक्रेन को इकोनॉमिक रीज़न की वजह से जो रशिया है वो चाहता है कि रशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है उसमें यूक्रेन आए, लेकिन यूएसए उसको चाहता है कि वो यूरोपीय यूनियन, चूँकि आपको पता सबसे फेवरेट है इसकी यूएसए की, तो वो चाहता है कि इस जोन में आए। तो ये एक बड़ी रीज़न है इन दोनों उसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की, कि रशिया में जो यूक्रेन में अभी जो प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वो इसमें मिले यूरोपीय यूनियन में, लेकिन रशिया इसको रशियन इकोनॉमिक यूनियन में ही रखना चाहता है। और ये भी इनके कॉन्फ्लिक्ट की एक बड़ी रीज़न है। आगे पॉलिटिकल रीज़न भी एक है, वो ये है कि एज हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि यूक्रेन ऑफर अ ग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट टू यूएसए एंड रशिया। तो अब जो रशिया है वो प्रो मॉस्को गवर्नमेंट चाहता है और जो यूएसए वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट चाहता है। बोथ स्टेट वांट टू ब्रिंग यूक्रेन अंडर देयर इन्फ्लुएंस टू काउंटर द अदर। कि दोनों बड़ों की लड़ाई है असल में, बेसिकली लड़ाई तो यूएसए और रशिया ही की है, लेकिन चूँकि यूएसए बड़े तरीके के साथ मतलब थ्रू मतलब डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ वो जो है ना इसको यूक्रेन को ब्लैकमेल रशिया को ब्लैकमेल कर रहा है, और जो वो इसको हर तरह की असिस्टेंट दे रहा है यूक्रेन को कि वो किसी तरह इसमें वेस्टर्न कंट्री और नेटो में शामिल हो जाए और मतलब बाकायदा तौर पे वो इसको अपने अंडर ले ले। लेकिन रशिया ये किसी सूरत भी इसको नहीं जाने दे रहा, और वो जाने देगा भी नहीं जो हालात लग रहे हैं। लेकिन अब तो जंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मरहल में रशिया के लिए भी दाखिल हो गई है। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, यानी इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले डोमेस्टिक इम्प्लीकेशन है, ड्यू टू द ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट यूक्रेन द स्टेट इज़ इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। तो आपको पता दुनिया पूरी ये नारकी और क्योस मतलब वो जो ये है यूक्रेन के अंदर फैली हुई है। इट्स इकोनॉमी इज़ डिस्टेरियोटिंग ड्यू टू द इकोनॉमिक सैंक्शन बाई रशिया। तो रशिया पे बड़ी जो इकोनॉमिक सैंक्शन की वजह से उसकी इकोनॉमी पे बड़े इफेक्ट हो रहे हैं। यूक्रेन इज़ अ पोटेंशियल वार ग्राउंड बिटवीन द यूएस एंड रशिया। तो इसके अलावा जो आपको पता है कि यूक्रेन जो है एक पोटेंशियल वार ग्राउंड बन चुका है रशिया और यूएसए के दरमियान वार में। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है डोमेस्टिक इम्प्लीकेशन के बाद। दोस्तों अगली इम्प्लीकेशन जो है इसकी वो है जी रीजनल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशन उसकी सिक्योरिटी पे। तो आपको पता है ये जो क्राइसिस है ये लीड कर रहा है रीजनल और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को असल में बेसिकली टू बिग पावर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। यानी टू बिग पावर कौन सी, यूएसए और रशिया। तो बोथ स्टेट विद देयर हॉर्न लॉक टू काउंटर ईच अदर्स ऑफेंसिव मूव। तो यूएसए अपने मतलब थ्रू अपने असले के और अपने डिफरेंट आर्मामेंट के वेस्टर्न कंट्री के थ्रू वो हर तरह की सपोर्ट इसको कर रहा है यूक्रेन को। और रशिया दोनों मतलब आपस में बड़ी गहरी जंग में दाखिल हो चुके हैं। इवन के अब तो ये भी ख़तरात मंडला रहे हैं कि वो कहीं जो है वो न्यूक्लियर वार की तरफ ये हालात ना चले जाएं। तो रशिया हैज डिप्लॉयड hundreds of thousands of troops across the Crimean border. The USA is providing lethal weapon to Ukraine fight back. A single bullet fight could potentially lead to the large scale war with the severe implication across the globe. Furthermore कि रशिया जो है अंडर व्लादिमीर जो पुतिन साहब हैं उनके प्रेसिडेंट रशिया के ट्राई टू मेंटेन रिस्पेक्टेबल नेबर पॉलिसी।
तो वो तो चाहते हैं, उनकी पॉलिसी है कि नेबर्स के साथ एक रिस्पेक्टेबल जितने भी कंट्री हैं उनके साथ पॉलिसी है, लेकिन जो अभी हालात हैं जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब उन्होंने जो उस पर जंग छेड़ी है, तो जो उनके जितने भी नेबर कंट्री हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे, जैसे कि फिनलैंड है, स्वीडन है, उन्होंने बाकायदा तौर पे यूरोपीय यूनियन और जो है नेट, वो यूरोपीय तो कंट्री पहले भी थे लेकिन उन्होंने नेटो में मतलब जो अप्लाई कर दिया है कि वो हमें उसमें शामिल करें। तो अब इसके सलूशन ये हैं, सलूशन को देखा जाए तो दोस्तों सबसे पहला जो एक मिन्स्क एग्रीमेंट है कि जब 2014 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था तो यूरोपीय यूनियन जो स्टेट हैं, रशिया और जो यूक्रेन, इन्होंने मिलके एक मिन्स्क जो कि बेलारूस का एक शहर है वहाँ पे एक एग्रीमेंट किया था। तो उससे एक जंग बंदी हुई थी, उस प्लेटफॉर्म को दोबारा यूज़ करना चाहिए ताकि इस जंग को भी बंद किया जाए और हालात जो पूरी दुनिया में एक फूड क्राइसिस और डिफरेंट मतलब वो इम्प्लीकेशंस आई हुई हैं इसकी, वो उसको ख़त्म किया जाए और दुनिया एक थर्ड वर्ल्ड वार से बच जाए, और इसके लिए मिन्स्क एग्रीमेंट को दोबारा यूज़ करना चाहिए, ये एक सोल्यूशन है। दूसरा है नॉर्मेंडी प्लेटफॉर्म है, ये नॉर्मेंडी प्लेटफॉर्म भी क्रिएटेड किया गया था रिजॉल्व इशूज एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अमंग इट्स मेंबर स्टेट, जैसे कि 4 मेंबर स्टेट्स हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन और रशिया। तो ये जो नॉर्मेंडे प्लेटफॉर्म है ये जो क्रिएट किया गया था कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, तो इसको भी यूज़ करना चाहिए। तो दीज मेंबर स्टेट्स कुड यूज़ द प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों इसको उनको यूज़ करना चाहिए ताकि ये जो मसला है हल हो। तो आप अपनी ये राय में 2 मतलब अच्छे पैराग्राफ इन दोनों पे लिख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म यूज़ करें तो मतलब मामला सॉल्व हो सकता है। समिंग अप द क्रक्स ऑफ द मैटर, वो अब हम इसको सम अप कर देते हैं कि रशिया वांट्स नाटो एंड इट्स लाइक टू बैन फॉर्मर सोवियत स्टेट इंक्लूडिंग यूक्रेन फ्राम ज्वाइनिंग नाटो, कि जो रशिया वो चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट ना बने, क्योंकि वो इसका जो मतलब यूएसएसआर जो किसी दौर में 91 से पहले थी वो इसका पार्ट था। इट्स आल्सो वांट वेस्टर्न सिक्योरिटी लाइंस टू वाटर डाउन इट्स एक्टिविटी ईस्टर्न यूरोप। तो मोर एवर मॉस्को वांट्स नाटो टू रीट्रीट इट्स प्री, और दूसरा ये कि मॉस्को चाहता है यानी रशिया चाहता है कि जो नाटो है वो प्री यानी 1997 वाले बॉर्डर्स में वापस जाएगी, जो उन्होंने 1991 में असल में रशिया का ये क्लेम है कि उन्होंने नाटो ने ये वादा किया था जब डिसइंटीग्रेशन हुई थी इसकी यूएसएसआर की कि वो जो है नेटो वो बिल्कुल किसी भी ईस्टर्न यूरोप पे, आपको पता है ये जितनी ईस्टर्न यूरोप है सारा रशिया के साथ है, तो वो किसी भी रियासत को जो कि कभी यूएसएसआर की पार्ट थे इनको शामिल नहीं करेगा। लेकिन इसके बरक्स 1997 के बाद तकरीबन कोई 10-12 ईस्टर्न यूरोप की जो स्टेट है उसको नाटो ने अपने अंदर शामिल कर लिया है, जिनमें से अभी यूक्रेन और फिनलैंड और स्वीडन भी शामिल होना चाह रहे हैं, तो जो कि रशिया उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कह रहे हैं। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री और यूएसए उनका ये क्लेम है जी चूँकि वो एक रिटन फॉर्म में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, तो लिहाजा वो किसी को भी मतलब ये नहीं रोक सकते कि हर बंदा डेमोक्रेटिक वैल्यू की वजह से इंडिपेंडेंट है, तो लिहाजा वो इसमें एंटर हो सकता है। तो अब ये मेन वार अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसको अगर मिन्स्क एग्रीमेंट और नॉर्मेंडले प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाए तो वो सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इस पूरे मामले का सम अप था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच, फी मान अल्लाह, हाफिज़।